हम वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। वाटर सबसे पहले देखते हैं वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। वाटर जो है बेसिक नीड है। हमारा कोई भी काम जो है वो वाटर के बगैर पूरा नहीं होता। तो इस वजह लेकिन उसी की वजह से जो है वाटर की पोल्यूशन बहुत बढ़ती चली जा रही है। अब साइंटिस्ट ने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि हम वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं ताकि हम उसी को यूटिलाइज़ कर सकें। इसमें सबसे पहले हम लोग जो फोकस करेंगे वो है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में हम लोग बनाएंगे बायोकार फॉर्मेशन। वो एक एड्सॉर्बेंट है और फिर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि हम जो है वो एड्सॉर्बेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं। उस पर पीएच का इफेक्ट देखेंगे, डोजेज उसकी, और एंड पे हम लोग रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। एड्सॉर्प्शन की मदद से हम लोग यहाँ पे दो आइंस को रिमूव करेंगे, कैडमियम और लेड। वैसे तो बहुत से मेटल आइंस होते हैं, क्रोमियम, निकल वगैरह, लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली दो आइंस का जिक्र कर रहे हैं, कैडमियम और लेड का। कैडमियम हम देखेंगे कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये हम इन्हें क्यों रिमूव करना चाहते हैं। कैडमियम जो है वो सबसे पहले जो है वो रिलीज़ करती है कैडमियम निकल बैटरी, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो कैडमियम रिलीज़ करती हैं। ये जो है बोन्स को सॉफ्ट करता है, लंग कैंसर कॉज करता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम जो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेड। अब लेड जो है वो लेड एसिड बैटरी रिलीज़ करती हैं। ये भी नर्वस डिसऑर्डर क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, कैंसर क्रिएट करता है। ये प्लांट्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है, प्लांट्स सन ग्रोथ शो करते हैं और प्लांट्स की डीकलरेशन भी करता है। नेक्स्ट हम लोग एड्सॉर्प्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग एड्सॉर्प्शन यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन होता क्या है। एड्सॉर्प्शन जो है वो मैस कन्वर्जन प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं एक्टिव साइट्स में और वो जाके हमारे एड्सॉर्बेंट पे अटैच हो जाता है। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि वेस्ट हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है और ये जो है इको फ्रेंडली है, जो इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता, ना ही कोई ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है। एड्सॉर्प्शन में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। पहले नैनो ट्यूब्स हैं जो कि सिलेंड्रिकल ग्रेफाइट शीट्स होती हैं और वो सिंगल लेयर भी होती हैं और मल्टी लेयर भी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बायोसॉर्बेंट्स। बायोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो हम एड्सॉर्बेंट्स बनाते हैं उनको बायोसॉर्बेंट्स कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, एल्गल बायोमास, बैक्टीरियल बायोमास, फंगल बायोमास। एल्गल बायोमास वो होता है जो कि एल्गी को यूज़ करते हुए हम लोग बनाते हैं। ये या तो जो मेटल आइंस को इंट्रासेलुलर वो अटैच करती हैं या फिर जो नॉन लिविंग होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलरली इनको अटैच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंगल बायोमास। फंगल बायोमास में हम फंगस को यूज़ करते हैं क्योंकि फंगस की सेल वॉल क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है, इसमें मोबिलाइज भी होते हैं, इमोबिलाइज भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल को हम ज़्यादा प्रेफरेबल इसलिए करते हैं क्योंकि ये इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है और जो है इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट और प्लांट वेस्ट को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। हमें कोई इसके लिए कोई कॉस्ट वगैरह पे नहीं करनी पड़ती और ना ही हमें इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो है टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। ऑरेंज पील, पाम फ्रूट फाइबर, अब इनमें सेलुलोज में जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है वो एक स्पेसिफिक उसकी ये अट्रैक्शन होती है मेटलाइंस के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोकार फॉर्मेशन को कि बायोकार हम लोग जो मेन एड्सॉर्बेंट जो है इस प्रोसेस में यूज़ करें उसको हम बनाते कैसे हैं। बायोकार जो होता है वो थर्मोकेमिकल पायरोलिसिस ऑफ द एनिमल मैन्योर है। ये एरोबिकली भी होता है, एनारोबिकली। एरोबिकली जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनारोबिकली होता है एलजी की प्रेजेंस में। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि वेस्ट हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, ना इसमें से कोई केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और जो है ये कंबाइन अगर हम इसको करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड के साथ तो ये हमें ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि हम बायोकार को कैसे सिंथेसाइज़ करेंगे और मैग्नीज ऑक्साइड बायोकार को कैसे सिंथेसाइज़ करेंगे। सबसे पहले बायोकार जब हमें फीडस्टॉक मिक्सचर मिल गया तो हम उसको ओवन में 80 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई करेंगे। फिर हम इसको ग्राउंड करेंगे एवरेज साइज 0.145 मिलीमीटर पे। फिर हम उसकी ट्यूब में पायरोलाइज ट्यूब में उसकी पायरोलिसिस करेंगे जिसमें से नाइट्रोजन गैस जो वो फ्लो कर रही होगी। फिर हम उसे टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे 2 आवर्स के लिए। ये हमारे पास अब बायोकार बन गया। अब हमने मैग्नीज ऑक्साइड बायोकार बनाना है तो उसके लिए हमें जो बायोकार है उसको KMnO4 के साथ मिक्स करके डीआयोनाइज्ड वाटर में विगोरस स्टीरिंग के साथ रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। हमारे पास जो सस्पेंशन आएगी उसको हम सेपरेट आउट करेंगे और उसको 100 ml ऑफ द मैग्नीज एसीटेट टेट्राहाइड्रेट सोल्यूशन के साथ जो है वो मिक्स कर देंगे और उसकी कंटिन्यूस स्टीरिंग करते जाएंगे।
अब हमारे पास ब्राउन पीपीटीज आ गए मैंगनीज ऑक्साइड सस्पेंशन के। अब हम उसको हीट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे और उसको उसी टेम्परेचर पे रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। फिर हम उसको डीआयोनाइज वाटर के साथ वॉश करेंगे और ओवन ट्राई करेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे या फिर उसको सेव कर लेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडसॉर्बेंट्स कि एडसॉर्बेंट की हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर और सरफेस एलिमेंटल कंपोजिशन जो है, बायोकार की सरफेस कंपोजिशन ये है, पोरस है, स्मूथर है, और मैंगनीज बायोकार की सरफेस जो पार्टिकल्स के साथ कवर्ड हुई हुई है। हम इसमें पहले एक्सरे टेक्निक के साथ हमने इसकी सरफेस जो है केमिस्ट्री को देखा, और ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ये हमें ये बता रहा है कि उसकी सरफेस पे कौन कौन से एलिमेंट्स और कौन कौन से फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट है। ये हमें इसलिए पता होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा एडसॉर्बेंट जो है वो कितनी कैपेसिटी रखता है हमारे जो मेटल लाइंस की अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि जो फंक्शन ग्रुप होंगे वो उन्हीं ही मेटल लाइंस, अपने ऑपोजिट मेटल लाइंस को अट्रैक्ट करेंगे। पहले हमने एक्सरे टेक्निक को यूज़ किया, अब हम FTIR टेक्निक को यूज़ करेंगे। FTIR टेक्निक होती क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उसके ऊपर जो है उसकी सरफेस केमिस्ट्री क्या है, उस पर कौन से फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ये टेक्निक की पहले इंस्ट्रूमेंटेशन बता दूँ कि ये जो है इंटरफेरोग्राम होता है, उसकी एक तरफ सैंपल रखा होता है, एक तरफ मूवेबल मिरर होता है, एक तरफ स्टेशनरी मिरर होता है, और एक तरफ जो है हमारे पास जो है वो सोर्स होता है IR रेडिएशंस का। अब रेडिएशंस को जब हम पास कराते हैं वो इंटरफेरोग्राम को जाके टच करता है, वो दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे सैंपल पे गिरता है, और सैंपल से जब पास करके डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके हमें ग्राफ देता है, तो वो ग्राफ से हमें जो पीक्स आती हैं तो उससे हम उनकी वैल्यूज़ को अपने टेबल के साथ मैच करके तो हमें पता चल जाता है यहाँ कौन कौन से फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ताकि जो है हमें अपनी एडसॉर्बेंट की जो है पता चल सके कि वो कितना हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होगा। अब हम डिफरेंट चीज़ों का इफेक्ट चेक करेंगे अपने एडसॉर्प्शन पे। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एडसॉर्बेंट डोसेज। अगर हम एडसॉर्बेंट की डोसेज को बढ़ाते जाएँ तो हमारे रिजल्ट्स पे क्या इफेक्ट होगा। लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम एडसॉर्बेंट की डोसेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास एडसॉर्प्शन का रेट भी बढ़ता जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में जब हम एडसॉर्बेंट की डोजेज को बढ़ाते हैं तो हमारी जो एडसॉर्प्शन है वो ज़्यादा होती है, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद जो है उसमें रैपिड डिक्रीज़ आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसकी एक्टिव साइड्स होती हैं वो आपस में इंटरमिंगल कर जाती हैं, और हमारे जो मेटल लाइंस हैं उनको जो है वो ज़्यादा स्पेसेस नहीं मिलती अटैच होने के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो एडसॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ होती जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीएच का इफेक्ट कि अगर हम लोग पीएच बढ़ाएंगे तो क्या हमारे एडसॉर्प्शन के रेट बढ़ेगा या कम होगा। पीएच का जो है एडसॉर्प्शन से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम पीएच को बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा एडसॉर्प्शन का रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। ये क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है जब हम लोग स्टार्टिंग में पीएच अभी हमारी लो होती है तो हाइड्राइड आइंस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका हमारे मेटल आइंस के साथ कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से जो है एडसॉर्प्शन बहुत कम होती है। लेकिन जब हम पीएच बढ़ाते हैं तो हाइड्राइड आइंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और हमारे जो मेटल आइंस है ना वो जाके अटैच करते हैं हमारे एडसॉर्बेंट पे, जिसकी वजह से एडसॉर्प्शन ज़्यादा होती है। 5 तक तो है वो स्लाइट इंक्रीज़ होता है, लेकिन 5-6 पे कांस्टेंट हो जाती है, और अबव 5 जो है उसमें रैपिड इंक्रीज़ आता है। अब हम थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करेंगे इसकी। सबसे पहले इसमें देखेंगे टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन एडसॉर्प्शन के साथ। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एडसॉर्प्शन बढ़ती आएगी। हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे स्टडी किया तो हमारे यही रिजल्ट्स आते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये प्रोसेस जो हमारा एंडोथर्मिक है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर देते जाते हैं उसको तो हमारी एडसॉर्प्शन का रेट ज़्यादा बढ़ता जाता है। ये लैंगमियर मॉडल को फॉलो करता है, क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी तो जो R² की वैल्यूज़ हैं वो 0.999 आती हैं। इसका मतलब जो है ये लैंगमियर मॉडल को फॉलो करता है। नेक्स्ट जो है बेंट ऑफ इक्वेशन को जब हमने स्टडी किया तो उसमें हम 3 चीज़ें स्टडी करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है हमारे पास वो भी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एंट्रोपी जो है इसकी, तो वो भी इसकी एंट्रोपी जो है वो हमें ये बताती है कि ये प्रोसेस जो एंडोथर्मिक है, और एंथैल्पी जो है वो भी इसकी नेगेटिव आती है। तो इन एंट्रोपी और एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा आती है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये केमिकल एडसॉर्प्शन प्रोसेस है, इसमें जो है केमिकल एडसॉर्प्शन होती है। इस सब डिस्कशन से हमने ये कंक्लूड किया कि बायोकार जो है हमारे पास गुड एडसॉर्बेंट के तौर पे यूज़ होता है, क्योंकि है इससे हमें रिजल्ट्स भी जल्दी मिल जाते हैं। एडसॉर्प्शन का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है। लेकिन मैंगनीज ऑक्साइड बायोकार है वो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर जो है बायोकार हमें रिजल्ट 15 मिनट्स में दे रहा है तो मैंगनीज ऑक्साइड बायोकार जो हमें 10 मिनट्स में दे रहा है, तो हम जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसका वॉल्यूम लेस होता है, और एडसॉर्प्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। पीएच का इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि अगर हमने इस प्रोसेस को इंक्रीज़ करना है तो हम डायरेक्टली इसकी पीएच को बढ़ा देते हैं, और आराम से जो है हमें ज़्यादा रिजल्ट्स इसके मिल जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट।